नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। थोड़ी थोड़ी शराब पीने की छूट देने की मांग करने वाले जीतन राम मांझी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराब इम्पॉसिबल है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। सब लोग फिर से संकल्प लिए, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प लिए, और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को दो टूक जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराब इम्पॉसिबल है, ना तो शराब की छूट मिलेगी और ना ही शराबबंदी की समीक्षा होगी। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। वो पूर्व मुख्यमंत्री हो रहे हैं यहाँ है, हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया है। विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ। जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प लिए, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प लिए, और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है। कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा। दरअसल शराबबंदी की शपथ लेने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का शराब प्रेम नहीं छूट रहा। कभी वो शराबबंदी का गुजरात मॉडल अपनाने की नसीहत देते हैं तो कभी थोड़ी थोड़ी पीने की छूट मांगने लगते हैं। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ने ऐसे कई बयान दिए, जिसमें से एक बयान उन्होंने बगहा में भी दिया था। और स्ट्रीट के नाम पर भी कोई ले जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दीजिएगा, तो होम्योपैथी की दवा कैसे चलेगी। कोर्ट ने भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है, लिमिटेशन में अगर दारू का सेवन किया जाए तो कोई घाटा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार के साथ हैं तो भी कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस लाइन तक जो हमने कहा वहां तक आप संशोधन कीजिए और शराब नीति को आगे बढ़ाइए। हम भी उसी का पक्षधर हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब को इम्पॉसिबल बताकर जीतन राम मांझी जैसे उन तमाम लोगों को साफ संदेश दे दिया है। उम्मीद है मांझी जी भी समझ गए होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। नशा मुक्त बिहार सीएम नीतीश का सपना है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार हर हाल में बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन शराबबंदी सख्ती से लागू हो। कथित जहरीली शराब के बाद सीएम बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं। 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने एक महासमीक्षा की थी और महासमीक्षा के बाद सीएम ने कई बड़े फैसले लिए थे। मसलन प्रभारी मंत्री सचिव जिले में हर महीने समीक्षा करेंगे, ये निर्देश उन्होंने दिया था। इंटेलिजेंस मशीनरी दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया था। सेंट्रल टीम राज्य भर में छापेमारी करेगी, ये भी उन्होंने कहा था। सेंट्रल टीम के छापेमारी में शराब बरामद होने पर एसएचओ सस्पेंड होंगे। होम डिलीवरी को लेकर अभियान और भी ज्यादा तेज करने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मुख्यालय में डीजीपी और बड़े अफसर लगातार समीक्षा करते रहेंगे। चौकीदार को गांव में शराब की सूचना देनी होगी। सूचना नहीं देने पर चौकीदार पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मतलब डीजीपी से लेकर चौकीदार तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और यही नहीं, एक बार फिर पूरे बिहार में शराबबंदी की शपथ भी दिलाई गई। 26 नवंबर को आपको याद होगा, दोबारा शराबबंदी की शपथ ली गई। अधिकारी से लेकर नेता तक ने शराबबंदी की शपथ ली थी। एनडीए की बैठक में भी सबने शराबबंदी का समर्थन किया और शराबबंदी के पक्ष में हाथ भी खड़े किए। लेकिन जीतन राम मांझी समय समय पर बयान देते आए हैं कि शराबबंदी में ढिलाई की जाए। कभी टोकन सिस्टम की बात करते हैं तो कभी गुजरात मॉडल की बात करते हैं और ऐसे शराब बेचने की जीतन राम मांझी सलाह दे रहे हैं। तो कभी शराबबंदी को लेकर नसीहत देते हैं जीतन राम मांझी। बगहा में आपको याद होगा, बगहा में जीतन राम मांझी ने थोड़ी थोड़ी शराब पीने की छूट वाली मांग की थी, जिसके बाद
आज सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि बिहार में शराब इम्पॉसिबल है, ना तो शराब की छूट मिलेगी ना शराबबंदी की समीक्षा होगी। मतलब सीएम ने जीतन राम मांझी जैसे लोगों को यह साफ संकेत दिया है कि बिहार में शराब की छूट मिलने का सपना बिल्कुल ना देखें। आज नीतीश कुमार ने एक और नया सिस्टम भी बनाया। शराबबंदी में पुलिस की कार्रवाई पर भी अब नीतीश कुमार नजर रखेंगे। बड़े अधिकारी पूरे कार्रवाई पर हर वक्त नजर बनाए रखेंगे। हर रेंज के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यहां तक कि रिवर पेट्रोलिंग की भी बात कही गई है। तो आप इस तरीके समझ पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कितने ज्यादा सख्त हैं। बढ़ते आगे, हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी पटना में नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसके समाधान के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा ये लड़का गोपालगंज का है। इसकी परेशानी सुनेंगे तो मुख्यमंत्री की तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। गोपालगंज सर्किट हाउस का मरम्मत कराया गया था, उसी का सब पैसा है राजस्व विभाग का। अच्छा, जो मरम्मती कराएगा उनका पैसे का भुगतान नहीं, का पैसा है। कोर्ट ऑर्डर कर दिया कि 12% ब्याज के साथ 15 दिन के अंदर इनके परिवार वालों को दिया जाए, लेकिन विभाग के द्वारा हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला। लड़के के पिता ने 1998 में सर्किट हाउस की मरम्मती कराई थी, लेकिन अब तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि भुगतान के लिए आदेश भी दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने पेमेंट नहीं होने दिया। मजबूरी में यह लड़का सीएम के जनता दरबार में पहुंचा। सीएम ने तुरंत भवन निर्माण विभाग को इसकी समस्या के समाधान के लिए निर्देश दे दिया। मरम्मती का काम ये लोग किया, 1998 का मामला, कोर्ट का भी कह रहा है फैसला हो गया, तब भी इसको नहीं मिल रहा। मतलब दिखे तुरंत कहा इतना पुराना केस लेकर के आया लड़का। मैं देख लीजिए। जनता दरबार में किशनगंज का एक फरियादी नदी के कटाव की समस्या को लेकर पहुंचा था। सीएम ने उसकी समस्या के समाधान के लिए भी तुरंत जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया। हेलो नमस्कार, जरा देख लीजिए किशनगंज जिला का है पुठिया प्रखंड, तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इन लोगों के गांव में बड़ा बाढ़ के समय असर बहुत खराब होता है, तो ये तटबंध कार्य तुरंत देखवाइए। तो किशनगंज में कब से कहे हुए देखवाइए तुरंत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज कुल 135 लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे थे। कोई घूसखोरी से त्रस्त है, तो कोई धान खरीद में अनियमितता की शिकायत लेकर पहुंचा था, तो कोई हर साल होने वाले कटाव का परमानेंट सॉल्यूशन चाहता था। मुख्यमंत्री ने भी सभी लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। 2006 में जनता दरबार की सीएम नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी। जनता दरबार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा था। 2006 से 2016 तक लगातार जनता दरबार लगता रहा। जनता दरबार में लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और जहां सीएम ऑन द स्पॉट समस्या के समाधान का निर्देश भी देते हैं। इसी बीच 2016 में लोक शिकायत निवारण कानून भी बना। कानून बनने के बाद जनता दरबार को स्थगित कर दिया गया था। 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार एक बार फिर से शुरू हुआ। यानी कि अगर आप देखें तो 5 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगने लगा। तब से लेकर अब तक हर सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और आज भी जनता दरबार में 135 फरियादी पहुंचे, जिसमें कोई घूसखोरी की समस्या को लेकर आया था, तो कोई पैक्स में हो रही धान की खरीदारी में गड़बड़ी को लेकर पहुंचा था। सीएम ने भी तुरंत ही वहां पर विभागीय अधिकारियों को फोन लगाया और समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 का फिर वही सवाल है और सवाल बिल्कुल जायज है कि मुख्यमंत्री तक क्यों पहुंच जाता है ये मामला। जिले के अधिकारी क्यों नहीं समस्या का समाधान करते हैं? डीएम और एसपी क्यों नहीं इस पूरे मामले को निपटाते हैं? अधिकारी कब
अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि आप सोचिए अगर वो पहले ही सॉल्व हो जाए तो सीएम के दरबार तक पहुंचेगा ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। बात बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने और दर्जनों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने के बावजूद पटना के गंगा नदी में अवैध बालू खनन जारी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आसमान सी नीली नीली इन तस्वीरों को देखिए। देखने में भले ही किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा हो, लेकिन वास्तव में यहां लूट हो रही है। लूट पीले सोने की, जिसे आप बालू के नाम से जानते हैं। रेत के लुटेरे गंगा का सीना चीरकर बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नाव है, दूर दूर तक केवल ये नावें नजर आ रही हैं, ये बोट नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक एक बोट पे 10-10 की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा से बालू उत्खनन कर रहे हैं। ये लूट किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में हो रही है, जिसे आप जेपी सेतु पर खड़े होकर नंगी आंखों से देख सकते हैं। फिर से देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में नाव के जरिए गंगा में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। वो भी तब जबकि इस रास्ते से अधिकारी से लेकर विधायक और मंत्री तक आते जाते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। इस वक्त हम जेपी सेतु पर खड़े हैं। ये जो जेपी सेतु है, इस पर हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम लोग, कई गाड़ियां जो है यहाँ से गुजर रही हैं। और क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना जिला प्रशासन को यह तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना के एसएसपी को, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को यह तस्वीर नहीं नजर आती है? जिस राजधानी पटना में एसपी से लेकर डीजीपी तक बैठते हैं, उन्हें तस्वीर नजर नहीं आती है? कई अफसरों पर कार्रवाई हुई, इन बालू माफियाओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये हाल तब है जबकि अवैध बालू खनन को लेकर न जाने कितनी कार्रवाई हुई। बालू माफिया से सांठ-गांठ के आरोप में दारोगा से लेकर एसपी तक नप गए, फिर भी बालू का अवैध खनन नहीं रुका। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में बालू का अवैध खनन कोई एक दिन का मामला नहीं है। गंगा नदी में अवैध खनन की तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं। सोन नदी में भी खूब होता है बालू का अवैध खनन, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अधिकारियों की मिली भगत से ये बालू माफिया अवैध खनन करते हैं। खुलेआम बालू की डकैती की जाती है। नाव से बालू की डकैती करने की तस्वीरें भी सामने आती हैं। बड़ी बड़ी नाव से नदी में आते हैं और बालू माफिया एक एक नाव पर 10 से 20 मजदूर वहां पर मौजूद रहते हैं। नदी से बालू निकालकर नाव पर रखा जाता है और माफिया इसे बाजार में मनमानी कीमत पर बेचते हैं। अवैध बालू खनन को लेकर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक अगर बात करें तो 40 से अधिक अफसरों पर कार्रवाई भी शुरू हुई। इन सभी को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें दारोगा से लेकर एसपी तक शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसडीओ और डीटीओ के खिलाफ छापेमारी हुई। कई एमवीआई के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। खनन विभाग के डायरेक्टर तक के यहां छापेमारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यह छापेमारी की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारा गया। फिर भी अवैध बालू का खेल खत्म नहीं हुआ। अब आर्थिक अपराध इकाई उन माफियाओं की सूची बना रहा है जिन्होंने अफसरों को अपने प्रभाव में लिया और उन भ्रष्ट अफसरों की मदद से ये बालू का अवैध उत्खनन करते हैं, जो सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं और खुद करोड़पति बन बैठते हैं। तो आप सोचिए, ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद, इतनी कार्रवाई होने के बाद भी बालू माफिया बेखौफ बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात गोपालगंज की। गोपालगंज में सरेराह छात्रा को चाकू मारने की घटना के बाद मांझागढ़ के प्रतापपुर में एक भारी बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और सारे सामान में आग लगा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आप रिपोर्ट देखिए।
जब सिरफिरे पर सवार हुआ खून, 13 सेकंड में छात्रा पर 8 बार हमला, आक्रोश की आग में जला आरोपी का घर, बदमाश गिरफ्तार, गांव में तनाव। गोपालगंज में सरेआम बीच सड़क पर एक छात्रा को चाकू मारने वाला अपराधी अशरफ अली का गुंडा बेटा गुड्डा भले ही अब गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन छात्रा के परिजनों के आक्रोश की आग में आरोपी के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में भी जमकर तोड़फोड़ की। मांझागढ़ के प्रतापपुर में दूसरे गांव से आकर बसे अशरफ अली के परिवार को अब इस गांव के लोग 1 मिनट भी यहां रहने देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो दूसरा जगह से गांव भोजपुरवा से आके बसा है लो। हम लोग ये एक बार बाबू हाथम में भी उसका लड़का गोली चलाया था, जिसके वजह से उसको मार मार के उसको अपाहिज कर दिया गया है। अब आप खबर तो समझिए, ये दिल दहला देने वाली घटना गोपालगंज की है। मांझागढ़ के प्रतापपुर में सिरफिरे ने छात्रा को चाकू मार दी। घायल छात्रा का इलाज फिलहाल पीएमसीएच में चल रहा है। छात्रा की सेहत में सुधार है। दरअसल गुड्डा नाम के लड़के ने छात्रा को प्रपोज किया था। छात्रा ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब लड़के ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो छात्रा ने विरोध किया, जिसके बाद गुस्साए लड़के ने उसे चाकू मार दिया। अक्सर ये देखा जाता है कि लोकलाज की वजह से लड़कियां घर वालों को जानकारी नहीं देती हैं, लेकिन इस बार मामला आगे बढ़ चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।